गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये वीडियो जो है ना 2026 में अगर आपका बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बस ये 3 लाइन से केवल 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, एक एक नंबर का। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसको समझने के लिए जो है ना सबसे पहले हम लोग बेसिक समझते हैं, तब ये जो है ना तुरंत समझ में आएगा। उसके लिए ये क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इस चैप्टर का है। तो सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है ये समझते हैं, उसके बाद जो है चैप्टर को बहुत ही आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दो चर। दो मतलब क्या होता है? दो, वन टू, इसी को दो बोलते हैं। और चर किसको बोलते हैं? तो जो हमेशा बदलते रहता है, जैसे एक्स वाई, इसका वैल्यू जो है ना सभी क्वेश्चन में अलग अलग आता है। कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू कभी कुछ आएगा, कभी वाई का वैल्यू कुछ आएगा। तो ये जो है ना हमेशा बदलते रहता है, और जो हमेशा बदलते रहता है उसी को चर बोलते हैं। तो ए से लेकर के जेड तक जो भी है ना उसको चर बोलते हैं। वाले रैखिक, रैखिक मतलब क्या होता है? जब चर का पावर 1 हो। चर का पावर कितना हो? 1। ये चर है, एक्स वाई में कुछ भी हो सकता है जेड तक में। तो जब चर का पावर 1 हो तो उसको रैखिक बोलते हैं। और समीकरण का मतलब क्या होता है? समीकरण मतलब इक्वल टू का साइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल टू का साइन होना चाहिए। और इधर एक शब्द लिखा हुआ युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। मतलब इस तरह का समीकरण जो है ना एक नहीं दो चाहिए। कितना चाहिए? दो चाहिए। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे एक हम समीकरण लिखे, ये एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे देखिए ना तो दो चर है, एक चर ये हो गया, दूसरा चर ये हो गया, दो चर हो गया। तो दो चर रैखिक, रैखिक मतलब क्या होता है? चर का पावर 1। देखो दोनों जगह चर का पावर क्या है? 1, तो रैखिक हो गया। और समीकरण मतलब इक्वल टू का साइन, देखो इक्वल टू का साइन है कि नहीं? तो इक्वल टू का साइन। और अगला में है युग्म, युग्म मतलब क्या है? ऐसा दो होना चाहिए। देखो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसी तरह का यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे देखिए दो चर है, एक चर ये हो गया, एक चर ये हो गया, दो चर हो गया। और रैखिक मतलब क्या होगा? दोनों का पावर देखिए 1 1 है। समीकरण मतलब क्या होता है? इक्वल टू है। और यहाँ पे इसी तरह से दो है तो दो, ये क्या कहला जाएगा? युग्म हो जाएगा। तो ये बन गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पे पहला इक्वेशन लेते हैं, क्या है? 2x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जो है ना x या y किसी भी एक को सिंगल करना होगा। तो अगर हम x को सिंगल करते हैं ना तो सबको उधर ले जाना होगा। तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे 2x इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये माइनस का 2y है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2y। और ये प्लस का 6 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 6। और यहाँ पे ये बट्टा में है, गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बट्टा में। तो ये x बराबर हो जाएगा 2y माइनस 6 और बट्टा में 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना हम लोग को एक बॉक्स बना लेना है, और इस बॉक्स में y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। जैसे यहाँ पे हम पुट करते हैं, देखिए यहाँ पे ये बॉक्स हो गया, यहाँ पे x लिख देते हैं, यहाँ पे y लिख देते हैं, बस इतना ही करना है। देखो यहाँ पे जो है ना अपने से सोच के रखना है, ऐसा वैल्यू सोच के रखना है ना कि यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे ना तो कोई ना कोई एक पूर्णांक संख्या आना चाहिए, बट्टा में नहीं आना। परिमेय संख्या आएगा ना तो फिर नंबर लाइन में दिखाने में दिक्कत होगा। यहाँ पे अगर हम मान के चलो जीरो रखते हैं, क्या रखते हैं? जीरो, तो ये पार्ट पूरा जीरो हो गया कि y को जीरो रख दिए तो ये 2 गुने जीरो जीरो हो जाएगा। ये बचेगा -6, -6 को 2 से काटेंगे -3 आएगा, मतलब हो सकता है। तो y के पास अगर हम जीरो रखते हैं, y के पास अगर हम जीरो रखें तो ये जीरो हो गया, -6 बटा 2 का टेबल में -6 कितना बार में कटेगा? -3 बार में। पाला हो गया। अगर यहाँ पे हम इसको 1 रखते हैं, y को क्या रखते हैं? 1। तो अगर 1 रखते हैं ना तो y का वैल्यू देखो, अगर 1 रखते हैं तो ये 2 एकम 2 हो गया, 2 में से -6 जाएगा तो -4 बचेगा। जैसे 2 है, ये 2 एकम 2 हुआ ना, ये -6 है और बटा में 2 है। तो 2 में से -6 जाएगा क्या बचेगा? -4। -4 को 2 से भगा देंगे तो क्या हो जाएगा? -2। मतलब 1 रखते क्या आता है? -2। अब इसको जो है ना ग्राफ में दिखाएंगे। अब ग्राफ में दिखाने के लिए ग्राफ हम पहले से बना लिए, उसी पे देखते हैं। एक ग्राफ है। अब इसको जो है ना देखिए यहाँ पे हम लोग को वैल्यू क्या क्या आया ये पहले देखिए। वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, क्या क्या आया था। एक बॉक्स बना लेते हैं, इसमें देखिए क्या क्या आया था। x का वैल्यू अगर -3 रखे थे, x का वैल्यू अगर -3 रखे थे तो y का वैल्यू कितना आया था? x का वैल्यू -3 रखे थे तो y का वैल्यू 0। y का वैल्यू कितना आया? 0। और x का वैल्यू माइनस, y का वैल्यू x -2 कब आया था? जब y का वैल्यू कितना रखे थे? 1।
ये मेरा बॉक्स है। अब देखो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए पहले से हम लाइन नंबर लाइन खींच लिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले -3 यक्स -3, तो यक्स वाला लाइन ये है, ये यक्स वाला लाइन है, ये क्या है, ये वाई वाला लाइन है कि नहीं। अब यहाँ पे यक्स में कितना जाना है, तो यक्स में -3 जाना है, तो यक्स में -3 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। और वाई 0 जाना है, देखो वाई वाला 0 कहाँ पे, वाई वाला 0 यहीं पे, यक्स वाला भी 0 यहाँ पे, वाई वाला भी 0 वहाँ पे, तो यक्स -3 है यहाँ पे, तो ये बिंदु यहाँ पे मिल गया। दूसरा देखिए यक्स में कितना, यक्स में -2, तो यक्स में -2 यहाँ पे, और वाई में 1, वाई में 1 कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये दोनों को दो जगह बिंदु नहीं देना, ये दोनों जहाँ पे टकराएगा ना वहां पे बिंदु देना है। तो इसको ऐसे करके जाएंगे, ऐसे, और इसको ऐसे करके जाएंगे, तो कहाँ टकरा रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है ना, ये यहाँ पे टकराया, ये कहाँ पे टकराया, तो दोनों यहीं पे टकराया, तो ये दोनों हो गया। अब देखो ये अगर एक समीकरण को हम सॉल्व किए, एक समीकरण को सॉल्व किए, तो ग्राफ में जो रेखा आया ना, कितना आया, एक लाइन आया। अब आप लोग कल्पना कीजिए कि एक समीकरण को हम लोग सॉल्व किए, तो यहाँ पे एक रेखा खिंचाया, दूसरा को भी सॉल्व करें, क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म है ना। देखो यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं कि अगर हम पहला को सॉल्व किए, ये पहला को सॉल्व किए हैं, तो एक इक्वेशन आया ना, एक लाइन आया कि नहीं आया है। मतलब यहाँ पे याद रख सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर ग्राफ खींचते हैं तो एक लाइन आता है, तो क्या यार दूसरा को अगर सॉल्व करेंगे तो एक लाइन और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक लाइन और मिलेगा। तो यहाँ पे समझिए दो लाइन जब मिलेगा ना, तो ये तीन तरह का केस बनता है। या तो दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगा, जैसे पहला लाइन ऐसे मिला, दूसरा लाइन हो सकता है ऐसे मिल जाए, या तो दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर जाए, या तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए। यही तीन तरह का केस बन सकता है, इसके अलावा कोई केस नहीं बन सकता है। और यही केस से जो है ना बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अब यहाँ पे हम आते हैं, अब आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। देखो ये शुरू में हम दिखाए भी थे, ये 3 नंबर के पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए, मान के चलिए एक इक्वेशन का ग्राफ जो है ना ये है, और दूसरा इक्वेशन के ग्राफ ये है। तो इस तरह का जब ग्राफ होता है ना, तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। जब ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा ना, तो याद रखिएगा प्रतिच्छेदी रेखा होने के लिए कितना बिंदु पे टच करता है, तो एक बिंदु पे टच करता है। तो इसका अगर पूछा जाए कि इसका कितना हल होगा, तो याद रखिए इसका केवल एक हल होगा, और एक हल को आदित्य हल भी कहा जाता है। एक हल को क्या कहा जाता है, आदित्य हल। प्रतिच्छेदी रेखा को इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहा जाता है। केवल एक हल को वन सॉल्यूशन बोल सकते हैं, और आदित्य हल को यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। इसके अलावा जब कहीं पे ये दोनों लाइन टच करता है, तो उसको बोलते हैं संगत। संगत को कंसिस्टेंट बोला जाता है इंग्लिश में। तो याद रखिएगा कि जब दो लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच करता है, तो उसको संगत बोला जाता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, एक दूसरे के पैरेलल जा सकता है, एक दूसरे के पैरेलल जा सकता है। मतलब पहला समीकरण का ये लाइन हुआ, और दूसरा समीकरण का ये लाइन हुआ, ये दोनों कहीं आपस में नहीं मिल रहा है, ये दोनों समांतर है। समांतर मतलब समान अंतर। अगर यहाँ 4 मीटर है, तो यहाँ भी 4 मीटर होगा, यहाँ भी 4 मीटर होगा, जितना आगे बढ़ेंगे 4-4 मीटर होगा। तो ये दोनों रेखा कहीं पे टच हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जब ये कहीं पे टच नहीं होगा, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब कहीं पे टच ही नहीं किया, तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसको नो सॉल्यूशन याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कैसा रेखा है, तो याद रखिएगा समांतर रेखा है। कैसा रेखा है, समांतर रेखा है। इधर भी कुछ लिखा हुआ है, A1/A2, B1/B2, हम लोग आगे समझते हैं। पहले यहाँ पे समझिए अगला, अगर ये तीनों लाइन, दोनों लाइन जो है ना एक के ऊपर एक चढ़ जाए, एक के ऊपर एक चढ़ जाए, तो इसको बोलते हैं संपाती रेखा। क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। और जब एक के ऊपर एक चढ़ जाए, तो दोनों रेखा कितना जगह मिला है, अगर हम गिनने बैठ जाए ना, तो बूढ़ा हो जाएंगे, गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना लंबा लाइन हम दोनों को चढ़ाएंगे उतना बिंदु मिलते जाएगा। मतलब यहाँ पे अनंत बिंदु एक दूसरे से टकरा रहा है, इसीलिए अनंत हल होगा। या तो अनेक हल बोल सकती हो, मैनी सोल्यूशन बोल सकता है कि नहीं। अगर याद रखिएगा कि जब
ये लाइन, दोनों लाइन कहीं ना कहीं टच करता तो उसको संगत बोलते हैं, और जब कहीं नहीं सटता है तो उसको असंगत बोलते हैं। अगर हम बोले बता ये दोनों संगत है कि असंगत, तो देखो ये दोनों कहीं टच करेगा नहीं करेगा, तो ये असंगत है। ये देखो संगत है कि असंगत, दोनों टच किया किया तो ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। और ये क्या है, संगत किया संगत, तो ये भी टच किया तो ये भी संगत होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है और आप लोग को पूछे बताइए प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर रेखा है कि संपाती है, इसका एक हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, संगत है कि असंगत है। इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है। तो इस तरह का या तो पूछ सकता, किस तरह से पूछता क्वेश्चन वो समझिए पहले। देखो पूछेगा कि अगर दो रेखा प्रतिच्छेदी है तो उसका कितना हल होगा, तो याद रखिएगा एक हल होगा। अगर दो प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो संगत है कि असंगत है, तो इसको संगत बोलते हैं। अगर दो समांतर रेखा होगा तो उसका हल कितना होगा, कोई हल नहीं। अगर दो समपाती रेखा होगा तो उसका कितना हल होगा, तो याद रखेगा उसका हल होगा अनेक। अब यहाँ पे समझते हैं कि इसका एक हल है, अनेक हल है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो आपका मन में ख्याल आता होगा सर इससे पीछे आप ग्राफ बना रहे थे, ग्राफ अगर हम बना लेंगे ना तो दोनों लाइन को अगर हम खींच देंगे ना तो पता चल जाएगा संपाती है कि समांतर है कि प्रतिच्छेदी है। लेकिन एक तरीका ऐसा भी है ना जिसको आप तुरंत बता सकते हैं देख करके केवल समांतर है कि संपाती। सबसे पहले जो है ना इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा आइए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो है ना हम क्या माने हैं, पहला को देखो x के साथ जो गुना में ये वन था, y के साथ जो गुना में इसको b1 माने हैं, और ये तो c1 है, इसको a2 माने हैं, इसको b2 माने, इसको c2 माने हैं। क्योंकि a1 a2 लिखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि a1 किसके साथ है, तो समीकरण 1 वाला को a1 बोलते हैं और समीकरण 2 को a2 बोलते हैं। तो यहाँ पे उसी तरह से जो है ना हम a1 a2 लिख देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अगर पूछे a1 का वैल्यू कितना है तो a1 का वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा 9, b1 का वैल्यू कितना है तब b1 बराबर 3, c1 का वैल्यू कितना है तो c1 बराबर 12। अगर हम a2 पूछे a2 बराबर कितना है तो a2 बराबर 18। अगर b2 पूछे b2 बराबर कितना है तो b2 बराबर 6। अगर c2 पूछे c2 बराबर कितना है तो 24। इसको a1 a2 बोलते हैं, इसको b2 इसको c2 और इसको a1 b1 c1। आप जो है ना हम चेक करेंगे a1 बट्टा a2 करके, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, b1 बट्टा b2 ये हम चेक करेंगे। तो देखो a1 बट्टा a2 जो है ना यहाँ पे कितना है 9 है और a2 कितना है 18 है, तो 18 यहाँ पे रखते हैं, है कि नहीं। उसके बाद b1 चेक करेंगे, तो देखो b1 कितना है तो b1 के पास कुछ नहीं तो क्या है 3 है, ये क्या है 3। और b2 चेक करेंगे, b2 कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 रखेंगे। अब ये दोनों काट करके देखते हैं, 9 का टेबल से 1 बार में, 18 2 बार में, 3 का टेबल 1 बार में, ये कितना बार में 2 बार में। तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 हुआ कि नहीं हुआ, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 है। अब यहाँ पे जो है ना या तो आप इस तरह से भी चेक करते हैं, पहले a1 लिखिए, a1 बट्टा a2 इसको पहले निकाल लीजिए, कितना है 9 बट्टा 18, काटेंगे कितना हो जाएगा 1 बट्टा 2। b1 बट्टा b2 लिखिए, b1 बट्टा b2 कितना है 3 बट्टा 6, काटेंगे तो 1 बट्टा 2। और c1 बट्टा c2 कीजिए, c1 बट्टा c2 बराबर कितना है 12 बट्टा 24। इसको भी काटेंगे क्या हो जाएगा 1 बट्टा 2, मतलब a1 बट्टा a2 जितना है उतना ही b1 बट्टा b2 उतना ही c1 बट्टा c2 है। हम बोल सकते हैं कि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 का और बराबर है c1 बट्टा c2 का। इतना हम देख करके ये बता सकते हैं अब कि ये समांतर रेखा है कि संपाती रेखा है कि प्रतिच्छेदी रेखा है, एक हल है अनेक हल है कि कोई हल नहीं है। अब इसके लिए आते हैं हम लोग थोड़ा से ऊपर, यहाँ पे देखो अगर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 होता है ना तो उसको संपाती बोलते हैं। तो अगर बताया जाए कि ये कैसा रेखा है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है ना संपाती रेखा है, इसका कितना हल होगा तो इसका अनेक हल होगा। ये संगत है कि असंगत है तो संगत है, केवल हम इसको देख करके बता सकते कि नहीं बता सकते, इसको देख करके बता सकते हैं। और ये कैसे निकलता है तो हम लोग जानते हैं, ऐसे करके ये निकल जाता है। तो यहाँ पे 3 याद रखिए आप,
अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 का तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। अगर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 हो लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2 तो यह पैरेलल होगा। तो यहाँ पे कैसे याद रहेगा सो पहले समझिए। अगर शुरू में कट कुट हो गया तो आगे चेक ही नहीं करना है। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक जगह 1/2 आता, यहाँ पे एक जगह 1/2 आता, इसमें 1/2 आता, इसमें 3/4 आ जाता, तो ये दोनों बराबर होता नहीं, तो यहीं पे दोनों a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 चेक करके छोड़ देते और बता देते ये कैसा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो याद रखिएगा कि दोनों बराबर नहीं आ रहा है तो ये प्रतिच्छेदी होगा। अगर मान के चलिए शुरू में बराबर हो गया, जैसे 1/2 यहाँ पे आया, यहाँ 3/4 आ जाता, तो ये शुरू में बराबर आया है, तो शुरू में बराबर आया बाद में बराबर नहीं है, मतलब कभी बराबर नहीं, तो इस तरह से रहेगा ना, एक जगह बराबर एक जगह बराबर नहीं, तो इसको बोलते हैं समांतर रेखा। याद रखिएगा कि शुरू में बराबर होना चाहिए, बाद में बराबर नहीं होगा चलेगा। यहाँ पे शुरू में बराबर नहीं हो गया, तो जब शुरू में बराबर नहीं होगा तो उसको प्रतिच्छेदी बोलते हैं। और अगर तीनों जगह बराबर होता है ना तो उसको समपाती बोलते हैं। तो ये था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का परिचय। अब हम लोग अगला वीडियो में इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जैसे ही अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।